आप घोसी कस्बे में हैं जी और ग्रामीण इलाका है। जी 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 और आप इंटर कॉलेज में राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता हैं। जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति से निकल के आए जी हैं। और आपके जो विचार हैं, जो प्रगतिशील जी जी जनवादी सोच है, जी आज का जो माहौल है, परिवेश है, इसमें ये सामयिक विषय बिल्कुल है। आगामी कुछ ही समय बाद पंचायती चुनाव होने हैं। जी तो आप राजनीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, जी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जी आप समाज के बीच में रहते हैं। ये पंचायती राज एक्ट जी जब लागू हुआ जी या पंचायती राज व्यवस्था कायम करने की जी वो सोच क्या थी, और उसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए बात तो की गई, प्रतिनिधित्व तो दिया गया और दिया भी जा रहा है। लेकिन आज भी उसमें जो निर्वाचित महिलाएं हैं, चाहे ग्राम प्रधान हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत हो, या जिले की जो सब बड़ी पंचायत है चेयरमैन की, उस पोस्ट पर हो, वो सिर्फ चुनाव जीत करके मुहर तो उनकी लगती है, नाम उनका होता है, काम किसी और का होता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज को मजबूत करने के पीछे जो सोच थी कि किस तरह से हम पंचायती राज को ला करके ग्राम से ले करके ब्लॉक, जिला, प्रदेश और देश को मजबूत करेंगे, इसके बारे में जरा आप बताएं, पंचायती राज के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, आपको बता दूं, थोड़ा सा समय दीजिएगा जी। ये एक बात बिल्कुल, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते और साथ साथ इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते बड़ी साफ गोई से कह दूं, इस देश की अधिकतम लोगों की खुशहाली स्वस्थ और स्वच्छ ईमानदार पंचायती राज व्यवस्था में ही। जो भारत का इतिहास बताता है, चाहे वो दक्षिण भारत का पढ़िए या उत्तर भारत का पढ़िए या पश्चिमोत्तर भारत का पढ़िए, चोल, चालुक्य और चेर राजाओं ने एक उत्तम पंचायती राज व्यवस्था बनाई थी, जिनका इतिहास पढ़ाया जाता है वैश्विक स्तर पर। उन चोल राजाओं का इतिहास कभी पढ़ करके देखिए। हमारे देश में क्या रहा है, भारत एशिया का देश है, कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की मैक्सिमम आबादी गाँव में रहती है, और गाँव में जब तक खुशहाली नहीं आएगी तब तक देश में खुशहाली नहीं आएगी। मेरा जो मानना है, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं कहता हूँ कि गाँव यहाँ पर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई रहा है भारत में। आज से नहीं, आप वैदिक इतिहास को देखेंगे तो वैदिक काल को पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता ही कहा जाता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं, ये मान लिए हैं कि शहरीकरण में ही विद्वता है, शहरीकरण में ही ज्ञान है, तकनीकी है, मैं इस बात को नहीं मानता। क्योंकि जो लोग इस बात को कहते हैं उनसे मैं कहता हूँ कि वेद यहाँ पर ज्ञान के बड़े स्रोत माने जाते हैं। वेद की ऋचाएं उस समय लिखी गई जब ये भारत ग्रामीण पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता में था। चारों वेद रचे गए तो ग्रामीण सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता के साथ साथ चोल चालुक्य के राजाओं ने भी गांव को प्रशासनिक इकाई बनाया। ये जो षड्यंत्र हुआ भारत के गांव को तोड़ने का, इसका भी थोड़ा सा मैं इतिहास बता देता हूं आपको। अंग्रेज जब आए इस देश के अंदर तो गांव अपने आप में आत्मनिर्भर थे। नुकसान ज्यादा हुआ, लाभ कम हुआ। जब आए अंग्रेज तो उनको इस देश से प्राकृतिक संपदा को बुरी तरह से निचोड़ना था, मानवीय और आर्थिक शोषण करना था पूरी क्रूरता के साथ। तो उनका सबसे पहले टारगेट था कि गांव में ही जो आत्मनिर्भरता थी, गांव की आत्मनिर्भरता को बिना समाप्त किए वो भारत को अपना बाजार नहीं बना सकते थे। तो उन्होंने सबसे पहले काम किया कि गांव की जो लघु कुटीर उद्योग थे उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया, और लघु कुटीर उद्योग को ध्वस्त कर दिया। आज बदस्तूर जारी है, ये देखिए, ये आज भी वो बदस्तूर जारी है। गाँव की जो हमारी ट्रेडिशनल जो लघु कुटीर उद्योग था, और एक चीज़ आप भी सच्चाई से स्वीकार करते होंगे कि इस देश में बेरोजगारी का समाधान केवल और केवल कृषि और कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योगों के ही माध्यम से हो सकता है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और ये गांव ही उसको सशक्त कर सकते हैं। जो बात आपने किया है, तो गांव को अंग्रेजों ने तोड़ दिया और उसकी जगह पर जिला को इकाई बनाया, और जिला का पद होता था कलेक्टर। कलेक्टर का काम अंग्रेजों के ज़माने में सिर्फ कलेक्ट करना, धन कैसे कलेक्ट करके लंदन भेजें, कैसे उसको हम ब्रिटिश सरकार को भेजें, और ब्रिटिश साम्राज्य को कहाँ कहाँ उसका झंडा फहरता रहे, इसके लिए उसको, चूँकि वो भारत को कामधेनु गाय समझते थे, तो इसलिए किया उन्होंने।
आप इस बात को भी महसूस करते होंगे कि 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया तो फिर उसी पुरानी परंपरा पर लौटे। जब असहयोग का उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के न्यायालय छोड़ देने हैं, अंग्रेजों की कचहरियाँ छोड़ देनी है, तो उन्होंने गाँव में जो न्याय की पुरानी परंपरा थी पंचों के द्वारा, उस प्रक्रिया को उन्होंने कहा कि नहीं, उसके द्वारा हम अपना फैसला करेंगे, अंग्रेजों की अदालतों में फैसला नहीं करेंगे। तो गांव हमारे इसके ये रहे हैं और गांधी जी ने इसी गांधी जी के ही प्रभाव के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। ये तो आपको इतिहास से भी मालूम होगा। इसी नाते इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को गांधीयन अनुच्छेद कहा जाता है। इसके लिए प्रयास चलता रहा। जो आप ये सवाल किए हैं कि आज जो गांव में दौर है, उसके प्रयास के तहत 1956 में नेहरू जी ने नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया सामुदायिक कार्यक्रम के माध्यम से। उतनी तरह से सफल नहीं रहा, लेकिन 80 के दशक में इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात आई कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और 1994 में आपको मालूम है 2 एक्ट स्थानीय स्वशासन के नाम से पास हुए, एक तो पंचायती राज व्यवस्था के नाम से और एक जो है नगरीय प्रशासन के नाम से। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है तब से जो है चल पड़ी और चलती आ रही है, लेकिन उसकी कई विकृतियां हैं। जिस तरफ आपने इशारा किया है, अभी भी कठपुतली नेतृत्व है। मैं इस बात को मानता हूं कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया उसमें, क्योंकि महिलाओं की बिना भागीदारी के उनके दुख दर्द को वही समझ सकती है। और एक चीज़ सच्चाई है, ये जानना भी चाहिए, सबको जानना चाहिए कि जिसका दर्द है, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है, दर्द किसी और का, लड़ता कोई और। किसान की लड़ाई व्यापारी लड़ रहा है, नौजवान की लड़ाई खिलाड़ी लड़ रहा है, तो वो नहीं लड़ सकता है। जिसका जो दर्द है, जैसे किसी औरत को प्रसव पीड़ा हो रही है, तो प्रसव पीड़ा का दर्द उसका सहकारी या उसका जो पति नहीं झेल सकता है, उसको उसी को बर्दाश्त करना पड़ता है और उसी को उसके खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो ये जो गांव का दर्द है और ये महिला का दर्द है, महिलाओं को ही आगे आकर के बढ़ना होगा। मैं ये मानता हूँ कि महिलाओं को आज भी ग्राम पंचायतों में तमाम त्रिस्तरीय जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, कहीं पर ब्लॉक प्रमुख हैं, कहीं पर ग्राम प्रधान हैं, कहीं पर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन वो कठपुतली नेतृत्व है। और ये कठपुतली नेतृत्व के खिलाफ हम लोगों को एक अभियान चलाना होगा। नहीं, 94-95 में जब चुनाव की बात आई जी और देश ने और इस प्रदेश की जनता ने बड़े ही उत्साह पूर्वक भाग लिया था और निर्वाचित भी हुए थे, लेकिन 1-2 चुनाव तो लगे समझने में, लेकिन आज भी उसका जो राजनीतिकरण हुआ, आज चाहे राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, सबकी आलोचनाएं होती हैं। आलोचनाएं, स्वस्थ आलोचनाएं होनी भी चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि अच्छे लोग, हम आप जैसे लोग, ग्राम प्रधान पढ़े लिखे तो हैं और पढ़ाई से ही कोई भी विकास संभव है, या समाज का सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक जो भी विकास होना है एक प्रगतिशील और पढ़े लिखे व्यक्ति की ही वजह से होना है। लेकिन वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, हमारे आपके जैसा है, वह ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि नहीं बनना चाहता, जिला पंचायत का प्रतिनिधि नहीं बनना चाहता, चुनाव में नहीं जाना चाहता है, और ऐसे लोग हमारे जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, जिसको हम कहीं ना कहीं मूक दर्शक बन के हम आप भी वोट करते हैं, किसी न किसी को वोट करते ही हैं। तो जो व्यवस्था या जो नीतियाँ जिनकी हम आलोचनाएं करते हैं, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, लेकिन यहाँ जिस गांधी ने स्वशासन की बात की, ग्राम स्वराज की बात की, उसी गांधी के देश में अपने ग्राम सभा में अगर पढ़ा लिखा युवक खड़ा होता है, कुछ ऐसे उदाहरण है भी जो अब वह अपवाद के रूप में गिने जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे मिथक को, जो बाहुबली हैं या असामाजिक तत्व हैं, ऐसे लोग ग्राम प्रधान का चुनाव जीतते हैं, बीडीसी का चुनाव जीतते हैं, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीतते हैं, तो हम अपने गांव से ही क्यों न शुरुआत करें कि एक अपने गांव से ही वह उदाहरण प्रस्तुत करें कि ऐसे गांव, 1 गांव, 2 गांव, 10 गांव, 20 गांव, तब जाके हम ब्लॉक और जिले और राजनीति की जो आगे की धारा उसको कैसे बदला जा सका, इस पर आपकी क्या विचार है? जी जी बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक सवाल आपने किया है। ये तो महिलाओं पर मैंने बताया। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। 1990 के दशक के बाद कई तरह की विकृतियाँ आई हैं। कास्ट, क्राइम और कैश का प्रभाव भारतीय राजनीति में पड़ा है। जो मैंने शुरू में ही कहा था कि राजनीति के लिए जो चरित्र होना चाहिए
वो अब चरित्र हाशिए पर चला गया। जो सड़क पे संघर्ष करने वाले लोग थे वो लोग हाशिए पर चले गए। अब जो पॉपुलैरिटी धन के आधार पर लोग हासिल कर ले रहे हैं, जो क्राइम के आधार पर हासिल कर रहे हैं या कास्ट के आधार पर हासिल कर ले रहे हैं, जो गोलबंदी हो गई है, तो वो पूरी तरह से प्रभावी हो गई भारतीय राजनीति में। भारतीय राजनीति के साथ साथ गांव की राजनीति में भी आप देखेंगे तो ये प्रभावी हो गई। और इस प्रभाव के कारण जो ये धन का जो प्रभाव बढ़ा पंचायती राज व्यवस्था में, पैसे का जो दुरुपयोग हुआ, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको मांग करना चाहिए कि इस देश में इक्वल लेवल फील्ड होनी चाहिए, प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए ऐसा नहीं, आप जो एक चीज़ कह रहे हैं कि बुद्धिजीवी नहीं चाहता या पढ़े लिखे लोग नहीं चाहते, लेकिन हम लाख पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे पास अगर 10 लाख रुपया नहीं है, रोज़ हमको भोज भात कराने की आदत नहीं है और मुर्गा दारू खिलाने की आदत नहीं है, तो हमको गांव के लोग प्रत्याशी मानने को तैयार नहीं। ये जो चलन कलन बढ़ा है इधर 20 वर्षों से लगातार, जो राजनीति में जनता के स्तर पर भी और नेताओं के स्तर पर भी जो चारित्रिक पतन हुआ है, इसके खिलाफ हमको सशक्त आंदोलन चलाना पड़ेगा। उसके लिए मैं पहले ही कहा कि जो विचार गोष्ठियाँ बंद हो गई और वैचारिक स्तर पर जो जनता का शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए था, जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रांतीय नेताओं ने हमारी जनता का जो शिक्षण प्रशिक्षण कर दिया है, वो जाति और सांप्रदायिक बुनियाद पर कर दिया है। जो वैचारिक आधार पर होना चाहिए था, बौद्धिक आधार पर होना चाहिए था, विवेक के आधार पर होना चाहिए था कि आप अपना प्रतिनिधि जो चुन रहे हैं उसमें तर्क बुद्धि विवेक का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इधर आप देखेंगे तो जाति और संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पर अंधभक्ति बढ़ी है और इसमें हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं की बड़ी भूमिका है और इसका असर हमारे गाँव पर भी पड़ा है। और ये बाजारवाद चुनाव जो है पूरी तरह से आप देखते हैं, ये आप क्या महसूस करते हैं? आप लोगों के दिलों में नहीं है और होर्डिंग पोस्टर बैनर के माध्यम से आप रात 24 घंटे में आप नेता बन जाते हैं। ये बाजारवाद का दुष्प्रभाव नहीं है तो क्या? ये बाजारवाद ठीक है, बाजार होना चाहिए, लेकिन बाजारवाद ने हमारी प्रतिभाओं को गांव से लेकर के संसद तक के प्रत्याशियों में एक तरह से गंदा कर दिया है। गांव में भी आज आप देखिए, सड़क सड़क घूमिए, गली गली घूमिए, तो तमाम प्रधान के प्रत्याशियों की, बीडीसी के प्रत्याशियों की, जिला पंचायत के प्रत्याशियों की सैकड़ों होर्डिंगें लगी पड़ी है। हम लाख काबिल हैं, लाख विद्वान हैं, हमारी लाख सोच है कि गांव में तरक्की हो, लेकिन होर्डिंग लगाने की मेरी औकात नहीं है तो मैं प्रत्याशी नहीं बन सकता। जो ये चीज़ होनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं हो पाई और ये बहुत जरूरी है। इसकी पहल तो हम आप जैसे लोगों को बिल्कुल करना पड़ेगा, ये बुद्धिजीवियों को ही करना पड़ेगा। ये तो सही बात है, हम खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए। मैं खुद एज ए शिक्षक महसूस करता हूँ कि आप जब आज़ादी के आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता के मायने जो जनता को समझाया, उस समझाने वाले में शिक्षक थे, पत्रकार थे, वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। और आज़ादी के बाद आप देखेंगे, आप लिस्ट उठा करके देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप कभी गूगल पे सर्च करके देखिएगा, विधानसभा की 1952 की लिस्ट देखिए और 1952 में इस देश की संसद की लिस्ट उठा करके देखिए, तो उसमें आपको 70% वही मिलेंगे जो या तो अपने ज़माने के माने जाने वकील थे, माने जाने बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे, अच्छा लेखन करते थे या अच्छे शिक्षक थे, इस तरह के लोग थे। लेकिन इस बाजारवाद ने जब से जैसे जैसे चुनाव में कास्ट क्राइम कैश का प्रभाव पड़ा है, मैं 3 शब्दों पर ध्यान दे रहा हूँ, कास्ट क्राइम और कैश, ये तीनों ने बंटाधार कर दिया। अब विवेक बुद्धि तर्क मर गया है और इस देश को पूरी तरह से अंधभक्ति की राह पर ले जाया जा रहा है। उसी हिसाब से जनता का शिक्षण प्रशिक्षण भी किया जाता है। राजनीति जो है जनता का शिक्षण प्रशिक्षण भी होता है, लेकिन नेताओं को जिस हिसाब से शिक्षित प्रशिक्षित करना चाहिए जनता को, वो नहीं कर रहे हैं। ये हमको उतरना पड़ेगा जान हथेली पर लेकर के। आज चुनाव में देखिए, जितने बाहुबली हैं सब हो गए। आप देख ही रहे हैं, बाहुबली को विद्यालय से कहाँ मोह था, आज बाहुबलियों के विद्यालय हैं। ये सरस्वती के मंदिर के भी सबसे बड़े अलंबरदार बन चुके हैं। लेकिन इन सारे मिथक को एक चीज और मैं कहना चाहूँ रोक करके, देखिए एक धारणा हमारे देश के अंदर है, आम जनता के जनमानस में। हमारे देश वैज्ञानिक विश्लेषण, हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है कि नेताओं की जिम्मेदारी थी कि देश के जनमानस में समरसता, सामाजिक समरसता के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। आप जब पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा कर्तव्य है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के बजाय ये पूर्वाग्रहों की बुनियाद पर चलता है। आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर लोगों की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो पूर्वाग्रहों की बुनियाद पर है।
अभी किसी जाति का व्यक्ति है, भूमिहार है, ठाकुर है या ब्राह्मण है या यादव है, तो उसके बारे में पहले से ये धारणा है कि यादव जी हैं, इनको 12 बजे वोट दी जाती है, कि राय साहब हैं, ये क्या कहते हैं, खतरनाक होते हैं, ठाकुर साहब हैं या तो डाकू होते हैं। ये व्यक्ति का, मैं ये मानता हूँ साइंटिफिक टेम्परामेंट के नाते, किसी व्यक्ति के बारे में मूल्यांकन और उसका विश्लेषण पूर्वाग्रहों के आधार पर कतई नहीं होना चाहिए। उसके आचरण, व्यवहार, उसके व्यक्तित्व की बुनियाद पर ही उसका विश्लेषण करना चाहिए। जब तक वो अनुभव हमारे साथ कोई ये न करे। तो इसी तरह के कई पूर्वाग्रह हैं। एक पूर्वाग्रह एक और है इस देश के अंदर, जो धारणा है कि जैसे बहुत सारे पूर्वाग्रह इस तरह के हैं हमारे। आप एक रोचक आपको बताऊं पूर्वाग्रह, जैसे हम बिल्ली को वही माताएं जो है जब अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो कहते हैं कि बिल्ली मौसी है, तमाम लोग जो है मम्मियाँ सिखाती हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, फर्राटे से कार दौड़ाता है, तो कार के रास्ते में अगर बिल्ली आ जाती है तो बिल्ली जो है वो अपशकुन हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि मौसी कैसे अपशकुन हो सकती है। तो ये धारणा है हमारे देश में, इस तरह की धारणा है। उसी तरह से एक बड़ी धारणा है, इसको आप गहराई से सोचिएगा। और एक बड़ा हिस्टोरिकल बात इस पर मैं बताऊंगा। शिक्षा को लेकर के धारणा है। हमको ये लगता है कि स्कूली जीवन खत्म, पढ़ाई खत्म, खेल खत्म, पैसा है। जब मैंने हाई स्कूल पास कर लिया, आप ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट में पाएंगे ये चीज़। IAS हो गए, सेलेक्ट हो गए, यहाँ तक कि मैं अपने शिक्षक बिरादरी से भी कह रहा हूँ कि शिक्षक हो गए, किसी तरह से आयोग से चयनित हो गए, तो वो किताबें उन लोगों ने कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके बाद वो ये समझते हैं कि मेरी मुकम्मल नौकरी हो गई, अब मुझे पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको हमने बोझ की तरह से पढ़ा, किसी तरह से कंपटीशन हमने पास किया, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, कप्तान बन गए, टीचर बन गए, शिक्षक बन गए, सब कुछ बन गए। फिर उसके बाद पढ़ाई के बाद हम समझते हैं कि पिछली पढ़ाई, पिछली किताबों को हम उठा करके फेंक देते हैं कूड़ेदान में। ये हमारी प्रवृत्ति है। बच्चों में भी देखिए, जो 8 पास करता है किताब फेंक देता है कूड़ेदान में। ये धारणा बड़ी गलत है। शिक्षा और पढ़ाई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कतई स्कूलिया जीवन से समाप्त नहीं होनी चाहिए। ये जो माइंडसेट है हमारा, साइकोलॉजिकल माइंडसेट है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और निरंतर पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए, और जितना उसको समय मिले और जिस मजबूती के साथ पढ़ सकता है उतना पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिसके बारे में हम इलिटरेट कहते हैं, एक माँ को बेहतर शिक्षा की जरूरत है और माँ को जीवन भर पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए। जब वो बेहतर पढ़ाई करेगी तभी वो अपने बच्चे का बेहतर तरीके से लालन पालन कर पाएगी, पोषण कर पाएगी। एक बाप भले चाहे वो नौकरी करता हो, लेकिन उसको भी निरंतर पढ़ना चाहिए। जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक वो अपने बच्चे को बेहतर गाइडेंस नहीं कर सकता, अच्छी सलाह नहीं दे सकता, उसके करियर के बारे में संभावनाएं नहीं तलाश कर सकता है। एक किसान को बेहतर पढ़ाई करनी चाहिए, जीवन भर पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फसल के बारे में कैसे बेहतर फसल उगा सकता है, अपनी धरती के बारे में कैसे बढ़िया सोच सकता है कि हमारी माटी की उपजता क्या है, इसको कैसे हम बेहतर तरीके से उपज इस पर पैदा कर सकते हैं, इसके लिए उसको हमेशा पढ़ना चाहिए। एक मजदूर को हमेशा पढ़ना चाहिए, भले वो काम करता हो, जिस स्तर का काम करता हो। क्यों? क्योंकि जब मजदूर बेहतर पढ़ाई करेगा तभी वो अपने हाथों में अच्छी कारीगरी ला सकता है, बढ़िया से बढ़िया हुनर ला सकता है और बढ़िया से बढ़िया करिश्मा कर सकता है। एक शिक्षक को मैं तो समझता हूँ निरंतर पढ़ना चाहिए। निरंतर पढ़ेगा तभी वैश्विक चुनौतियों, शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है? शिक्षक का यही कर्तव्य होता है कि जो देश दुनिया की जो वर्तमान चुनौतियां हैं या जो संभावित चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अनुरूप होनहार युवकों को पैदा करना। तो आप पढ़ेंगे नहीं साहब, 10 साल जो पहले पढ़े हैं वही जाके पढ़ा के चले आ रहे हैं, तो कैसे होनहार? तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, और इस देश में जिसके बारे में विडंबना है, क्या बताएं, यही इस देश की विडंबना है, जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए वही सबसे ज़्यादा अनपढ़ है। इस देश में नेताओं को सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि नेता जब बेहतर पढ़ाई करेगा तभी वो समाज के बारे में बेहतर समझदारी पैदा कर पाएगा, तभी वो बेहतर सोच पर पैदा कर पाएगा और समाज की हर तरह की समस्याओं को वो समझ पाएगा। और ये जो समझ पाएगा तभी जा करके वो विधानसभा या संसद में बेहतर तरीके से आपकी आवाज़ को बुलंद कर पाएगा और वो बहस कर पाएगा। यही दिक्कत है। ये जो धारणा हम अगर चेंज नहीं कर पाए तो हम समझते हैं कि ऐसे भी विधायक चले जाते हैं जिनको पता नहीं कि विधानसभा में छोटी का मात्रा लगता है कि बड़ी का मात्रा लगता है, संविधान में छोटा सा लिखा जाएगा या बड़ा सा लिखा जाएगा। एक दौर था जो ये धारणा हमको आपको बदलनी पड़ेगी। एक धारणा और है, वो धारणा ये है कि हमने 90 के बाद या 80 के बाद जो व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन में तफरका पैदा कर दिया और ये कह दिया कि जो क्लास का एक दौर था, सोचिए नेताजी को कहा गया, नेताजी स्नातक ब्रिलियंट थे, टॉपर थे,
तो उनको हमने नेता माना। आज हम ये मानते हैं कि जो सबसे पीछे बैठने वाला है, बैक बेंचर है, घर का आदमी भी कहता है, समझदार गार्जियन भी कहता है कि कुछ ना करी, पढ़ी लिखी ना, एक नेता बना मिल जाए, यानी कुछ लायक नहीं है। जो घर का सबसे नालायक निखट्टू होगा, निकम्मा होगा, निठल्ला होगा, उसी को हम कह देते हैं कि चलिए ये तो लड़का IAS बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये कुछ नहीं बनेगा, नेता बनेगा, तो उसको नेतागिरी में लोग उतार देते हैं। क्लास का टीचर भी, मेरे जैसा शिक्षक, ये कुछ नहीं करेगा, पीछे बैठ रहा है, सबसे गधा है, और कुछ नहीं करेगा, नेतागिरी करेगा। ये जो धारणा है, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। ये सबसे मेधावी लोगों को, जो आपका दर्द है ना, सबसे मेधावी लोगों को सबसे ज़्यादा सक्रिय होकर के राजनीति में उतरना पड़ेगा, सामाजिक हलचलों में उतरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज कुमार सिंह जी। हम लोगों की तो ये पहली मुलाकात थी, और द तर्कस पे आपने पहली बार बहुत ही बेबाकी से अपने जो शब्द रखे हैं, आगे भी ये संवाद आपसे द तर्कस पर कमला सिंह के माध्यम से या द तर्कस पर दूसरों के माध्यम से ये चर्चाएं आपसे होती रहेंगी। लेकिन जो पढ़ेगा वही रचेगा, और जो आपने मूल बात कही है कि शिक्षा ही सब कुछ है, और शिक्षक को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। अगर मुंशी प्रेमचंद जी हमेशा पढ़ते नहीं तो मुंशी प्रेमचंद नहीं थे। राहुल जी किसी विश्वविद्यालय के छात्र नहीं थे, लेकिन दुनिया में जिस भी विश्वविद्यालय में गए वहाँ के प्रोफेसर हो गए, और जिन्होंने लिखा भागो नहीं दुनिया को बदलो, कैफी आदमी। ऐसे महान लोगों का हमारा जनपद है, हमारा दयार है। इस दयार में, इस जनपद में अब मऊ बन गया, पहले तो सब कुछ आजमगढ़ में ही था। अभी भी हम आप एक दूसरे का जो मेल जोल है, जो मेल मिलत है, एक गैर जनपद नहीं बल्कि अपना पड़ोसी और अपने घर का ही एक सदस्य मान करके चलते हैं। और इस रूप में जो भी विसंगतियां हैं, चाहे राजनीति में अच्छे लोगों के आने की, चाहे चुनाव में ग्राम पंचायत स्तर पर अच्छे लोगों को चुनाव में भागीदारी दिलाने की, उसमें सबसे सरल और सबसे व्यावहारिक जो तरीका है, शिक्षा है, जागृति है। इसी माध्यम से हम समाज को दिशा दे सकते हैं, और समाज में जो सामाजिक क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं, इसी माध्यम से ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी आप सुन रहे थे वार्ता मनोज कुमार सिंह जो प्रवक्ता हैं, और उनसे बात कर रहे थे जितेंद्र हरि पांडे जो एक प्रगतिशील एडवोकेट हैं और वाम विचारधारा से जुड़े हैं। और आप दोनों की ये चर्चा बड़ी ही व्यापक